आर्मी कैंट पंजाब। कैप्टन रजत, कैप्टन अभिनव और कैप्टन रावत पंजाब सेना की छावनी में पहुंच गए थे। सबसे पहले वो तीनों ब्रिगेडियर ऑफिस गए। अंदर जाते ही वहां तीनों ने ब्रिगेडियर साहिब को सैल्यूट किया। जय हिंद सर। ब्रिगेडियर सुखविंदर सिंह, जय हिंद। रिलैक्स कैप्टन एंड कम हियर। ब्रिगेडियर सर अपनी बाहों को फैला देते हैं और तीनों जाकर उनके गले से लग जाते हैं। ब्रिगेडियर सर, तो कैसे हो मेरे शेरों? तीनों एक साथ। एज यूजुअल फिट एंड फाइन। आप कैसे हो और हमारी ब्रेव लेडी कैसी है? ब्रिगेडियर साहिब की पत्नी, ब्रिगेडियर, मैं तो तुम लोगों से भी ज्यादा फिट एंड फाइन हूँ और तुम्हारी ब्रेव लेडी पहले से भी ज्यादा ब्रेव और डेंजर हो गई है। और तुम तीनों को घर भी बुलाया है, वो भी आज ही। घर जो कि आर्मी एरिया में ही सरकारी रेजिडेंस होता है। सब हंसने लगते हैं। वो तीनों कुछ देर ब्रिगेडियर साहिब से बात करते हैं और अपनी पोस्टिंग से रिलेटेड सारी फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए अपनी अपनी ड्यूटी में लग जाते हैं। ब्रिगेडियर साहब ने तीनों को ही कैप्टन करणवीर सिंह के आने के बारे में कुछ नहीं बताया था। अभिनव, रजत, नवीन अपने क्वार्टर में चले गए। नवीन और अभिनव का एक ही क्वार्टर था, जबकि रजत का उनके पास में ही, लेकिन उसके साथ कोई और रहने वाला था। तीनों ने अपना सामान सेट किया और लंच करके अपनी अपनी ड्यूटी संभाल ली। आखिर सोल्जर जो ठहरे, आराम तो जैसे हराम है। शाम को अपना काम खत्म करके तीनों ही डॉक्टर साधना सिंह, जो कि वहीं पर आर्मी हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, ब्रिगेडियर साहब की पत्नी से मिलने चले गए, जिन्होंने पहले से ही तीनों की आने की खुशी में इन तीनों की सारी फेवरेट डिश बनाकर रखी थी, जिसकी महक पूरे घर में महक रही थी। अभिनव अंदर गया और उसने पीछे से उनकी आंखें बंद कर दी। वो उस टाइम किचन में काम कर रही थी। साधना जी, अभी तू कभी नहीं सुधरेगा ना? अभिनव, क्या आंटी, मैं हर बार कुछ अलग तरीके से आपकी आंखें बंद करता हूँ और आप हर बार पहचान लेते हो, कैसे? साधना जी, क्योंकि तेरे और करण के अलावा ये बच्चे वाली हरकतें कोई नहीं करता। तो अब तू ही होगा, ये पता चल जाएगा, क्योंकि करण तो करने से रहा। ये बोलकर वो चुप हो जाती हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। अभिनव, क्या यार, अंकल तो बोल रहे थे कि आप पहले से ज्यादा ब्रेव हो गई हैं, पर आप तो रोतलू हो गए। दिस इज नॉट फेयर। साधना जी उसके कान खींचती हैं और कहती हैं, और तू पहले से ज्यादा शरारती हो गया है। अभिनव, ये क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। एक लड़की एंटर होते हुए, कान पकड़ने से भी दर्द हो रहा है तो दुश्मनों की गोली का सामना कैसे करोगे सोल्जर? सबका ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है, जहां ब्रिगेडियर सर और कर्नल राजीव सक्सेना सर, मिसेस सक्सेना के साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिसने ब्लू क्रॉप टॉप के साथ व्हाइट जीन्स पहन रखी थी, सब उसे ही देखे जा रहे थे। वो तीनों ही ब्रिगेडियर सर और कर्नल सर को पहले सैल्यूट करते हैं और मिसेस सक्सेना को भी नमस्ते करते हैं। वो भी बड़े प्यार से इनसे मिलती है। अभिनव, मैडम, माँ के मारने से एक मीठा दर्द होता है और बचने के लिए माँ ही को आवाज लगाई जाती है, लेकिन दुश्मनों की तो 100 गोलियां भी सीने में बिना निकाले खाने का जिगरा है। सब अभिनव की बातों पर मुस्कुराने लगते हैं। वो लड़की जाकर साधना जी के गले लग जाती है। अभिनव, ये क्या आंटी, ये अभी आई, इनको गले से लगा लिया और हमारे कान ही खींचे जा रहे। लड़की, हाँ तो ये मेरी प्यारी आंटी है। अभिनव, आपसे पहले ये मेरी माँ है, ओके? नवीन, सिर्फ तेरी नहीं हमारी है। अभिनव और नवीन साधना जी के गले लग जाते हैं। रजत दूर से इन लोगों को देखकर मुस्कुरा रहा था। साधना जी उसे देखकर बोली, क्या हुआ, तू अपनी माँ के गले नहीं लगेगा? अभी इसको बुलावा भेजना पड़ता है तभी गले मिलता है, थोड़ा शाई टाइप बंदा है। साधना जी, तू चुप रह, ये तो मेरा समझदार बेटा है। रजत जाकर पहले उनके पाँव छूता है और उसके बाद गले लग जाता है। ओह नो, हम तो फिर से पाँव छूना भूल गए। वो दोनों पाँव छूने लगते हैं। सब उनकी ऐसी हरकतों पर हंसते हैं। लड़की, आंटी, ये है कौन जिनके ऊपर आप मेरे हिस्से का प्यार भी लुटा रही, जबकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा? अभिनव, हाँ तो अच्छा नहीं लग रहा तो हमारी माँ के पास आना ही नहीं। लड़की, ओ हेलो, आप सोल्जर हो तो आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ तो चुप हूँ, वरना तो आपको आंटी के आसपास भी ना आने दूं, किसी को भी। अभी कुछ बोलने को होता है लेकिन रजत उसे रोक देता है। रजत हाथ बढ़ाते हुए, माई सेल्फ कैप्टन रजत शर्मा। लड़की, हेलो कैप्टन तन्वी सक्सेना। वो रजत से हाथ मिलाती है। वो नवीन और अभिनव से भी हाथ मिलाती है। क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? वो क्या है ना, यहाँ हमारे कोई फ्रेंड्स नहीं है। नवीन, yeah, of course। वो फिर से हाथ आगे बढ़ाता है। फ्रेंड्स। तन्वी भी सबसे दोबारा से हैंडशेक करती है। कर्नल सर, वाह तनु बेटा, आज आर्मी वालों को कैसे फ्रेंड बना दिया? ब्रिगेडियर सर, हाँ ये बात तो मुझे भी जाननी है। हमारी तनु तो पिछले महीने जब से कश्मीर वाले ट्रिप से वापस आई है तो आर्मी वालों से नफरत करने लगी है। फिर ये चमत्कार पहली मुलाकात में कैसे? तन्वी, क्या अंकल पापा लोग, आपको तो पता है ना सब। और एक बात, सब आर्मी वालों से नफरत नहीं करती, बस उसे हिटलर से करती हूँ, जिसने मुझे कश्मीर में घूमने नहीं दिया और ना बर्फ का मजा लेने दिया।
पता है कितना रूड था वो। एक बार तो उसने मुझे थप्पड़ ही मार दिया था, पर न जाने कैसे वो डायलॉग मन में याद आ गया होगा कि लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते, नहीं तो मेरा एक तरफ से गाल का नक्शा बिगाड़ देता हो। अभिनव, ऐसा कौन था जो इतना बेरहम था कि एक तो घूमने नहीं दिया, ऊपर से हाथ भी उठाने वाला था? तन्वी, उसकी तो बात ही मत करो अभी। वो तो एक निहायत ही बदतमीज इंसान था और दिल नाम की तो चीज ही नहीं थी उसमें। उस टाइम तो मजबूरी मुझे चुप रहना पड़ा क्योंकि हमें अपने कैंप में रहने दिया उसने। फिर उस टाइम कुछ बोलती तो हो सकता था बर्फ में मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स को भी बाहर निकाल देता, फिर वही कहावत अपनानी पड़ती कि मजबूरी का नाम शुक्रिया। लेकिन अब मिल गया तो ना उसकी सारी हिटलर गिरी निकाल दूंगी मैं। सब तन्वी की बातों पर मुस्कुरा रहे थे। सब आके सोफे पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद सब साथ में डिनर करते हैं। ब्रिगेडियर सर, क्या बात है अभिनव, आज तुमने खाने के ऊपर अपने स्टाइल में धावा नहीं बोला? बड़ी शांति से खाना खा रहे हो, नहीं तो बाकी टाइम तो अब तक सब तहस नहस हो जाता था। अभिनव, जिसके साथ मिलकर सब कुछ तहस नहस करता था वो तो है ही नहीं, तो अकेले। तभी रजत उसके पाँव पर पाँव मारता और वो चुप हो जाता है क्योंकि उसकी बात से ब्रिगेडियर सर और साधना जी दोनों के चेहरे उदास हो जाते हैं। अभिनव, सॉरी सर। सॉरी माँ। ब्रिगेडियर सर, ओए खोते दे पुत्र, तू कब से सॉरी बोलने लग गया? और ये क्या, साधना जी को माँ और मुझे सर? चलो छोड़ो और खाने का आनंद लो। और साधना जी, आप भी मुस्कुरा दो क्योंकि इतना टेस्टी खाने के बाद तो मन भी आपका जरूर बदल जाएगा, तो बस अब जरा सा मुस्कुरा दो। साधना जी, बस पिछले 3 सालों से यही उम्मीद कर रही हूँ कि मेरा बच्चा कब वापस आएगा और दोबारा से कब हम सबकी जिंदगी में रौनक वापस आएगी, कब मैं उसे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। रजत, माँ आप टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा और देखना जल्दी वापस आ जाएगा। ब्रिगेडियर सर मन में ही सोचने लगते हैं और वो जल्दी कल ही होगा क्योंकि कल अपना करण यहाँ आ रहा है, लेकिन ये सबके लिए सरप्राइज होगा। वो मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। नवीन, क्या बात है सर, आप अकेले मुस्कुरा रहे हो? हमें भी बताओ, हम सब भी मुस्कुराना चाहेंगे। ब्रिगेडियर सर, पुत्र तुम लोगों को भी मौका मिलेगा, पहले खाना खा लो। सब डिनर करके बातें करने लगते हैं और फिर कुछ देर बाद रजत, नवीन और अभिनव वापस अपने क्वार्टर चले जाते हैं और कर्नल साहब और उनकी पत्नी और बेटी तन्वी भी अपने घर चले जाते हैं। सब सो जाते हैं। अगले दिन श्रीनगर आर्मी कैंट। कैप्टन करणवीर सिंह अपना सामान पैक करके ब्रिगेडियर सोमेश प्रसाद सर और मेजर सर से मिलने जाता है। करण, जय हिंद सर। ब्रिगेडियर सर, जय हिंद कैप्टन करणवीर सिंह, तो आपकी जाने की तैयारी हो गई? करण, यस सर। ब्रिगेडियर सर, चलो थोड़ा नई जगह भी हो आओ, कब से कश्मीर में ही हो? करण, सर कश्मीर से तो अब प्यार हो गया है, जाने का मन ही नहीं कर रहा। ब्रिगेडियर सर, कोई ना कैप्टन, जल्दी दोबारा आने का मौका मिल जाएगा। करण, जरूर सर, वापस तो आऊंगा। ब्रिगेडियर, आना तो पड़ेगा ही, आखिर सारे आतंकवादी कैप्टन करणवीर के नाम से खौफ जो खाने लगे हैं। करण मुस्कुरा देता है और कहता है, ओके सर, दोबारा मिलते हैं जल्दी। ब्रिगेडियर सर, कैप्टन साहब जरा थोड़ा खुद का भी ख्याल रखना और हमें भी याद कर लेना। करण, जरूर सर। ओके सर, आप भी अपना ख्याल रखना। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। आखिर कैप्टन करणवीर सिंह यहाँ सिर्फ 2 ही लोगों से बात करते थे, एक ब्रिगेडियर सर और दूसरे मेजर सर, जो कि आज यहाँ थे नहीं। करण वहाँ से एयरपोर्ट चला जाता है और फ्लाइट से आधे पौने घंटे में चंडीगढ़ पहुँच जाता है और वहाँ से टैक्सी लेकर आर्मी कैंट चला जाता है। शाम के 5:30 बजे वो आर्मी कैंट में पहुँच जाता है। जैसे ही करण अंदर आता है तो एक बार सबकी नजरें उस पर जरूर जाती है क्योंकि सर में, हाथ में और कंधे में पट्टी बंधी हुई थी और न जाने कहाँ कहाँ चोट होगी। इस समय जब उसे या तो हॉस्पिटल या घर में होना चाहिए, लेकिन ये जनाब अपनी ड्यूटी पे पहुंच गए थे। आर्मी कैंट के एंट्रेंस से थोड़ा आगे ही ब्रिगेडियर सर और कर्नल सर के क्वार्टर बने थे। वहाँ पास ही ब्रिगेडियर सर और कर्नल सर रजत, अभिनव, नवीन, तन्वी और साधना जी के साथ खड़े थे। तभी तन्वी की नजर करण पर पड़ती है, जिसके एक साइड हाथ और बाजू में पट्टी बंधी हुई थी तो दूसरे साइड में बैग लटकाया हुआ था। जैसे ही करण उनके पास पहुंचा तो बाकी सबकी उस तरफ पीठ थी। तन्वी, हे मिस्टर हिटलर, तुम यहाँ? करण हैरानी से तन्वी को देख रहा था क्योंकि उसे भी वो याद तो थी ही। तभी बाकी सबके सब उसी तरफ मुड़ जाते हैं तो सबके मुंह हैरानी से खुले के खुले रह जाते हैं और अगले ही पल करण की हालत देखकर सब परेशान हो जाते हैं। वहीं साधना जी की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो जल्दी से उन्हें साफ कर लेती है। तन्वी, ओ मिस्टर हिटलर, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तुम यहाँ कैसे? तुम तो वहाँ कश्मीर में अपनी डिक्टेटरशिप चला रहे थे, तो फिर यहाँ क्यों आए? करण बस गुस्से से उसे देख रहा था, पर उसने एक शब्द भी नहीं बोला। सामने आकर अपने आर्मी रूल के अनुसार ब्रिगेडियर सर को सल्यूट किया। जय हिंद सर। ब्रिगेडियर सर, जय हिंद कैप्टन। करण वहाँ पर खड़ी साधना जी को देखता है, जिनकी आंखों में आंसू लगातार आ रहे थे। एक बार तो करण को मन किया कि जाकर अपनी माँ के गले लग जाए, लेकिन अगले ही पल वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। उसने रजत, नवीन और अभिनव की तरफ देखा तक नहीं। उसने सबसे पहले सारी पोस्टिंग रिलेटेड फॉर्मेलिटी पूरी की। उसके बाद जो उसे रूम मिला था
वो उसमें चला गया। उसके साथ कोई और भी रहने वाला था। यहाँ साधना जी की आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक तो करण को इतने सालों बाद देखा, ऊपर से उसे इतनी चोट लगी थी और नाराजगी अब भी उसकी पहले जैसी ही थी। ब्रिगेडियर सर साधना जी को अपने साथ अपने रेजिडेंस ले गए। तन्वी भी हालात समझकर वहां से अपने रूम चली गई और तीनों कैप्टन अपने क्वार्टर आ गए। इधर रूम में करण को दिल के साथ जख्मों पर भी दर्द हो रहा था। उसने अपनी ड्रेस की शर्ट खोल दी क्योंकि टैक्सी में जोर से ब्रेक लगने से उसका लेफ्ट हैंड सामने की सीट पर लग गया था जिसमें गोली लगी थी। उसको काफी दर्द हो रहा था। उसने एक पेन किलर ली और वो वहीं बेड पर लेट गया। बिना शूज खोले ही उसे उस समय नींद आ गई थी। थोड़ी देर बाद रजत, अभिनव और नवीन भी उसी रूम में आ गए थे क्योंकि रजत का भी वही रूम था। करण की हालत देखकर एक बार के लिए तीनों ही इमोशनल हो गए, पर दोबारा से उन्होंने खुद को संभाल लिया। रजत ने करण के शूज उतारे और उसे कंबल उड़ा दिया। वो तीनों अभिनव और नवीन वाले रूम में चले गए। नवीन, यार इसने क्या हालत बना रखी अपनी। शक्ल से लग रहा था जैसे बरसों से सोया ही ना हो। अभी तू सही बोल रहा है यार, अपना यार बिल्कुल अकेला पड़ गया था। पर अपनी कितना नाराज होगा, एक न एक दिन से मना ही लूंगा। रजत, आई थिंक अभी हमें इससे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। अभी ये क्या बोल रहे तू? रजत, देख अभी करण इतने सालों से जिन हालातों से लड़कर अकेले रहा है, उसे उनसे बाहर निकलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। और अगर हम जबरदस्ती बात करने लगेंगे तो शायद वो हम सबसे दूर चला जाए। नवीन, तो कब तक उसको अकेला ऐसे घुट घुट कर जीते देखेंगे? रजत, कुछ टाइम और, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वो तीनों मेस में खाना खाने आ जाते हैं और एक लड़के को करण को खाना खाने बुलाने के लिए भेज देते हैं। करण सोकर उठता है तो हैरान हो जाता है कि उसे कंबल किसने दिया और उसके शूज किसने निकाले। थोड़ी देर बाद नीचे आता है पर किसी से कोई बात नहीं करता और जल्दी से खाना खाकर वापस रूम में चला जाता है। रजत भी अपने रूम में आ जाता है। अभिनव और नवीन अपने अपने रूम में चले जाते हैं। करण रजत को वहां देखकर समझ जाता है कि उसके शूज किसने उतारे थे और कंबल। करण को अपनी दवाई लेनी थी लेकिन वहां पानी नहीं था। रजत समझ गया था। उसने अपने पास की बोतल करण की तरफ रख दी और खुद जाकर सो गया। करण ने उस ओर देखा, बोतल ली और दवाई खा ली। रजत उससे बात किए बिना ही सो जाता है और करण भी करवट बदल कर सो जाता है। लेकिन आज नींद सबकी आंखों से कोसों दूर थी, सिवाय करण के, जैसे दवाई लेने के तुरंत बाद ही नींद आ गई थी, जबकि बाकी सब करवटें बदल रहे थे। चाहे करण के दोस्त हो, चाहे उसके पेरेंट्स, या फिर गुस्से और सस्पेंस में सो रही तन्वी हो, जिसके दिमाग पर बार बार करण का गुस्से वाला फेस घूम रहा था। तो ये था इस कहानी का दूसरा हिस्सा। ये हिस्सा आपको कैसा लगा मुझे जरूर से बताइएगा। इस कहानी का अगला अध्याय आप जल्द ही सुनेंगे।